चलिए, प्रकाश में आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यही ना? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर क्वेश्चन आया तो आपको समझ में नहीं आता है कि u दिया है कि v दिया है कि f दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। तो उसको इस क्लास में हम लोग देख लेंगे कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एकदम क्वेश्चन का तो एकदम समझ जाइए खिचड़ी बना देंगे, है ना? एकदम ईज़िली तरीके से आपको आ जाएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा से रिकैप करते हैं प्रकाश को अच्छे से। प्रकाश के बारे में बताइए भाई, व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। प्रकाश अगर है तभी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु के ऊपर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके घर का कोई सामान है, इसके ऊपर कहीं से भी प्रकाश आया, चाहे सन से आए या किसी बल्ब से आए या कहीं से भी लाइट रे आई, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है ना, परावर्तित करता है। ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट है, सपोज यहाँ पर कोई कैंडिडेट है और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये उसकी आँखों में चली गई, मतलब उसके आँख के अंदर अगर चली गई तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके रेटिना पे बनने लगेगा। और रेटिना पे बनेगा तो रेटिना का कनेक्शन होता है ब्रेन से, सिग्नल जाएगा ब्रेन को। तो ब्रेन अगर इस ऑब्जेक्ट को जानता रहेगा कि दिस इज़ पोटैटो, तो तुरंत कह देगा, माउथ आपका आउटपुट डिवाइस है, तुरंत कह देगा कि बोलिए बोलिए दिस इज़ पोटैटो, तो माउथ बोल देगा कि यह आलू है। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से अब ये आलू या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई तभी देता है जब इस पर क्या आता है? प्रकाश आता है कि नहीं? प्रकाश में क्या होती है? एक एनर्जी होती है। आप देखे होंगे कि सोलर पैनल, आपके घर पे सोलर पैनल लगा है, लाइट आई, बैटरी चार्ज होने लगी। कि रात में भी चार्ज होती है? नहीं चार्ज होती है। तो लाइट के पास एक एनर्जी भी है। इस एनर्जी को आगे आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि इस एनर्जी को क्या कहते हैं। इस एनर्जी को E=hν बोला गया है। प्लांक साहब बताए थे, मैक्स प्लांक, कि प्रकाश जो सन से जो लाइट आती है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है, और प्रत्येक पैकेट को फोटान कहते हैं। और एक फोटान की एनर्जी E=hν होती है। H जो है प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। तो प्रकाश, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे, कोई डेफिनेशन पूछे, तो थोड़ा सा डिफाइन करके कुछ प्रॉपर्टी लिखना है। कोई भी डिफिनीशन आए आपको पेपर में, कोई भी डिफिनीशन आ गया तो उसका डिफिनीशन लिख के, अगर उसके बारे में एक आध दो पॉइंट जानते हैं तो उसको लिखिए कि हाँ प्रकाश, अब जैसे प्रकाश आ गया तो इसका डिफिनीशन लिख के, प्रकाश परावर्तन को प्रदर्शित करता है, प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, वैक्यूम में। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में चल सकता है कि नहीं? किसी भी माध्यम में चल सकता है। हालांकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगेंस, उन्होंने बताया था कि प्रकाश को चलने के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम चाहिए जिसका नाम है ईथर। बाद में उनके इस मीडियम को हटा दिया गया, कह दिया गया कि नहीं, प्रकाश सभी मीडियम में चल सकता है, उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात बता सकते हैं आप। प्रकाश की चाल कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको बताया गया था कि कहाँ से आई है, ये डाटा कहाँ से आया, बताया गया है ना। ये अर्थ है और ये सन है। ये सन हो गया तो सन से लाइट आती है कहाँ पे? अर्थ पे। कितना डिस्टेंस है? 15 करोड़ है, 15 करोड़ किलोमीटर है कि नहीं? ये डिस्टेंस है। और आने में कितना टाइम लगता है? टाइम लगभग 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड। तो यहाँ से देखिए, आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड तो निकल ही जाएगी। स्पीड = क्या हो जाएगा? स्पीड मतलब हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो 15 करोड़, अब इसको बदलिए, कितने जीरो लगाएं? 70, और किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 30 और बढ़ गया, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और होल अपान टाइम, टाइम कितना लग रहा है? 500 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा, 3 बार में ये कट गया, इंटू 10 टू पावर कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू पावर 8, ये 3 टाइम्स में कट ही जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये वैक्यूम में है, एक्चुअली में ये दिख नहीं रहा है, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा। ये जो स्पीड होती है एक्चुअली में सही बताएं तो ये वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। लेकिन अगर आपसे कोई वायु में भी पूछेगा ना कि वायु में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो आप बस 0.2 थोड़ा से कम कर दीजिए, 2.98 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा से कम होती है। क्यों? क्योंकि निर्वात और वायु में बहुत थोड़ा से अंतर है, क्योंकि वायु के अंदर कुछ गैसेज आ जाती हैं जो मीडियम को डेंसर बना देती हैं। मीडियम को डेंसर मतलब सघन बना देती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। आपको बताया था कि माध्यम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। अब विरल का मतलब कि अगर रोड पर जगह जगह एकाक जगह कहीं अगर कैंडिडेट खड़े हैं तो हम लोग बाइक चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, कार चलाएंगे तो बहुत स्पीड में जाएंगे। अगर विरल माध्यम है तो हमारी चाल ज़्यादा रहेगी, स्पीड ज़्यादा रहेगी। और अगर सघन माध्यम है, अगर मान लीजिए मेला लगा है, दुर्गा पूजा लगा है, तो रोड पे बहुत बहुत ज़्यादा जाम रहता है, भीड़ रहती है, तो अब उसमें आप कार एकदम अपना कार या बाइक एकदम चलाएंगे? नहीं चलाएंगे ना, धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये आगे मिलेगा अपवर्तन वाले में। तो जो भी डिफिनीशन आए, मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी डिफिनीशन आए तो आपको कुछ डिफिनीशंस, उसका डिफिनीशन प्रॉपर लिखने के बाद कुछ पॉइंट्स लिखना है। और अगर आपको लगे कि पेपर में हमको ये बात टीचर को दिखाना है तो उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे ताकि उसकी नज़र पड़े उस पर। फिर उसके बाद आपका पहले चैप्टर में मिरर आता है, तो मिरर दर्पण आता है, और दर्पण में भी आपको 3 दर्पण बताया गया होगा, है कि नहीं? 3 टाइप के बताए गए होंगे। कौन कौन? दर्पण हालांकि होते हैं 2, एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। समतल दर्पण, गोली दर्पण, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन, स्फेरिकल। समतल में तो एक ही आता है, डेली आप इसके सामने हीरो बनते हैं, है ना? यम1 यम2। मान लीजिए ये समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल एकदम प्लेन हो, है कि नहीं? परावर्तक तल में कोई कर्व ना हो, परावर्तक तल एकदम स्ट्रेट हो, तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। मिरर के पीछे आप जानते हैं कि एक मेटल की लेयर चढ़ी होती है, जैसे इसमें ज़्यादातर एजी का भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम का भी यूज़ किसी किसी में किया जाता है, और मरकरी ऑक्साइड उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा ना तो ये मिरर काम ही नहीं करेगा, आपका इमेज नहीं बने देगा। यही क्यों यूज़ किया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्हीं लोग को क्यों यूज़ किया जाता है, हम कोई दूसरा मेटल क्यों नहीं यूज़ कर लें, है कि नहीं? इन्हीं मेटल को क्यों यूज़ किया जाता है? तो सभी मेटल का अपना अपना एक प्रॉपर्टी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में झगड़ा हो गया, आपसे कोई झगड़ा कर लिया, तो आप जाएंगे, जो स्कूल में सबसे कमज़ोर बच्चा होगा उसी से कहेंगे कि भैया 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 ये झगड़ा कर लिया, चलिए उसको मार दीजिए। वो बच्चा खुद ही कमज़ोर है, कहाँ से वो मारने जाएगा, उसको कहाँ से पीटने जाएगा? और अगर आप दोस्त बनाए हैं पावरफुल कैंडिडेट को, तो अगर झगड़ा हुआ तो आप उसके पास जाएंगे, ये हमको बोला है, ये हमको ऐसे चलिए इसको पीटिए। अब वो जाएगा तो पीट देगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर फोर्स है ना, वो बलवान है।
तो वो पीट देगा। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, सबका अपना अपना क्वालिटी होता है। तो उसी तरह से मेटलों में इनका क्या क्वालिटी है कि जब इनको हम लोग ग्लास के ऊपर इनका लेयर जब हम कर देंगे ना, तो लाइट अगर ग्लास पे आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे 100% अगर आ रहा है तो लगभग 90% रिफ्लेक्ट कर देगा और 10% अब्जॉर्ब कर लेगा अप्रोक्सीमेट। तो 90% रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जैसे आप कभी देखिएगा घर पे कहीं पे आप देखे होंगे, हम लोग भी किए थे कि कहीं से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सनलाइट आ रही है, तो आईना दर्पण लेके ऐसे ऐसे चमकाते थे, है ना, ऐसे ऐसे करते थे। तो इधर से लाइट आ रही है कहीं तो उधर पे शाइनिंग, तो जैसा लाइट का इंटेंसिटी है वैसा ही शाइनिंग वहाँ पे बनता था, उतना तेज चमकता था। और अगर दूसरा मान लीजिए अगर चेहरा लेके अगर चमकाएंगे तो चमकेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है भाई, इसकी प्रॉपर्टी इसीलिए लगाते हैं। तो ये हो गया समतल दर्पण आपका। समतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल एकदम स्ट्रेट हो, एकदम सीधा हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर सामने है समतल दर्पण के, तो क्या होगा, आप जानते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है कि अगर किसी भी चिकने या पालिशदार सतह पर कोई भी प्रकाश किरण आई, ये कोई चिकना या पालिशदार सतह है लाइक एज मिरर, अगर कोई भी प्रकाश किरण आई तो इसका अधिकांशतः भाग उसी मीडियम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। अधिकांशतः भाग उसी, अधिकांशतः का मतलब वही हुआ कि 100% आ रहा है तो 90% चला गया, तो 90% अधिकांशतः है ना। हमारे पास 100 रुपये, हम अपने आपको 90 रुपये दे दिया, तो इसका क्या मतलब है कि अधिक से अधिक पैसा दे दिया, 10 रुपये ना रखा हूँ, तो अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब जब आप इस पॉइंट पर 90 डिग्री की लाइन ड्रा कर देंगे तो ये हो जाता है अभिलंब, नॉर्मल हो जाएगा। आने वाली किरण को इंसिडेंट रे, जाने वाली को रिफ्लेक्टिंग, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। फिर इसका नियम बना दिया गया, ये सब आपको नोट कराया गया है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब जैसे बोर्ड एक प्रकार का आपका तल है, इसमें लेंथ है, ब्रीथ है। तल का मतलब 2D, 2 डायमेंशन होना चाहिए, लेंथ और ब्रीथ 2 डायमेंशन होना चाहिए। 2 डायमेंशन है तो वो तल है। अगर तीनों डायमेंशन को लेंगे, लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों लेंगे, तब वो सॉलिड हो जाएगा, तल नहीं होगा, वो ठोस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखे हैं कि ये प्रयोग करके भी हमने देखा था कि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, जिसकी वैल्यू हम लोग आई लेते हैं, इसकी वैल्यू आर लेते हैं, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग छोटा छोटा कभी क्वेश्चन बन जाए, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अभी समतल दर्पण की बात थोड़ा सी कंप्लीट हो जाएगी, फिर गोली दर्पण को हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। गोली दर्पण, उसके क्वेश्चन को लगा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका मेन पॉइंट है। देखिए, सपोज ये एक मिरर है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ गया, 2 मिरर ऐसे कर दिया और इस मिरर पे ऐसे लाइट इंसिडेंट करा दिया, लाइट ऐसे आ रही, यहाँ 90 डिग्री दिया है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पर कोई भी एंगल दे सकता है आपसे, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री दे दिया, ये 30 डिग्री दे दिया, तो पूछेगा कि इस पूरे सेटअप का मतलब जो दर्पण लगा, इस पूरे मिरर का अंतिम परावर्तन कोण या अंतिम परावर्तन कोण क्या बनेगा, समझ रहे हैं? फाइनल रिफ्रैक्शन एंगल, अंतिम परावर्तन कोण। तो अब देख के नहीं बता सकते कि आप कितना है। कुछ लोग सोचते हैं 30 या 60 आएगा, तो भाई चेक कर लेते हैं 30 या 60 कैसे। तो देखिए, इस पॉइंट पे आया क्वेश्चन, ऐसे देखेंगे क्वेश्चन हमको आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको परावर्तन का नियम आ रहा है भाई कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण एक ही प्लेन में होती है, और ये क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल से आने वाली जितना एंगल बनाती है उतना ही नॉर्मल से जाने वाली, मतलब हमको ये पता चल जाए। ये वाला कोण दिया है, देखिए क्वेश्चन में ये वाला कोण दिया है, दिस इज नॉट एन इंसिडेंट एंगल, ये आपतन कोण नहीं है।
आपतन कोण सदैव किससे बनता है? अभिलंब से बनता है। देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखिए, ये अभिलंब है, आपका नॉर्मल है, और ये आने वाली किरण मतलब इंसिडेंट रे है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है वही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। तो कुछ लोग इसी को आपतन समझ लेते हैं, यहीं पे गलती हो जाती है। ये गलती हमें नहीं करनी है। पहले आप जिस पॉइंट पे रे आ रही है ना उस पर अभिलंब ड्रा कीजिए। तो अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तल के लंबवत, ये हो गया आपका अभिलंब, तल के लंबवत। तो इस पॉइंट पर लंबवत कैसे, इसका लंबवत क्या होगा बताइए? कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए 90 डिग्री पर मैं बना दिया। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा भाई? 60 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 होता है, ये 90 हो गया। तो अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, 60 अंश होगा, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए आने वाली किरण अभिलंब से 60 डिग्री पर है, तो यही बेटा हो गया आपका आई हो गया ना। जब ये आई हो गया तो इतना ही 60 डिग्री बनाती हुई ही लाइन खींचेंगे और ये हो जाएगा हमारे लिए आर, होगा कि नहीं? तो एक, अब अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। अब देखिए थोड़ा से माइंड लगाएंगे बन जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना बचेगा बेटा अंदर का? 30 डिग्री बचेगा। अगर ये 30 है तो और ये 90 है, क्योंकि जो दोनों है, हाँ 30 है 90 है, तो किसी भी ट्रिंगल में जो सम होता है वो 180 होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो 90 30 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री। अब आप इसको फिर से आपतन कोण मत मान लीजिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है। इस पॉइंट पे फिर से अभिलंब ड्रा कीजिए। देखिए कितना इजी है। इस पॉइंट पे फिर से अभिलंब ड्रा किया, ये पहला अभिलंब था, ये दूसरा अभिलंब है। तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा कि नहीं? ये भी 60, सॉरी 30, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90। तो ये 60 तो ये 30 हो गया। तो आने वाली किरण 30 डिग्री पे आ रही है अभिलंब से, तो जाएगी भी कितना पे? 30 पे ही जाएगी। इट मीन्स अंतिम परावर्तन कोण आर बराबर कितना हो गया? 30। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो बन जाएगा 30 डिग्री में। अब ये आप मत सोच लीजिएगा कि जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल आंसर हो। हम ड्रा कर करके देखेंगे। यहाँ पर 45 कर दिया तो ये 45 हो जाएगा। 45 वाला तो बहुत ईजी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रा करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर लास्ट में फिगर टीचर देखेगा कि फिगर आपको आ रहा है कि नहीं। फिगर आ रहा है तो बस डन, सही। समझ आया? ओके। तो समतल दर्पण में बाकी नंबर ऑफ इमेजेस वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको मैं एक्स्ट्रा में बता दिया हूँ कि जब हम लोग दो मिरर को एक साथ किसी एंगल पर रख देते हैं और उसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो बहुत सारा इसका इमेज देखने को मिलता है ना। आप देखे होंगे, किसी एंगल पर रख के देख लीजिएगा, दो मिरर है, ऐसे रख के कहीं पे बीच में कहीं कोई कॉइन्स या कुछ भी रख दीजिए, फिर आप सामने से देखिए, आपको इसका कई इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। या हम लोग जब जाते हैं सैलून में या गर्ल्स जाते होंगे पार्लर में, तो अब जो भी है भाई हेयर कटिंग या जो भी आईब्रो बनवाना है तो बीच में बैठ गए तो देखेंगे मिरर के अंदर इमेज बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच एंगल क्या हो गया? 0। इनके बीच थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 अपान थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट इमेज बनेगा। और इसका कंडीशन भी होता है इवन ऑड का, तो वो सब बता चुका हूँ, बताया हूँ ना। हालांकि वो सिलेबस में है नहीं। चलिए गोलीय दर्पण पे चलते हैं। समतल दर्पण में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो देख लीजिए समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये हमारे सामने एक प्लेन मिरर है। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम, अब ये बताइए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा
तो उससे कितनी किरणें निकलेंगी? अनंत ना, इनफाइनाइट ना, हर डायरेक्शन में किरणें निकलेंगी। हमको इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितना रे चाहिए? 2 रेस, मिनिमम 2 रेस, 2 किरण कम से कम चाहिए। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी रे ऐसे जा रही है, बहुत सारी जाएगी, हम उसमें से 2 चुराएंगे। तो जो रे ऐसे जा रही है इस पॉइंट पर आई, तो इस पॉइंट पे क्या खींचे? नॉर्मल। सबसे पहला काम नॉर्मल खींचना, और नॉर्मल ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये 90 डिग्री है। लाइफ में 90 डिग्री को देखना भी बहुत ज़रूरी है, लगे कि हाँ ये 90 डिग्री है, नहीं कि ऐसे हाँ नॉर्मल है ना खींचन, चलिए ऐसे खींच देते हैं, ये नॉर्मल लग रहा है, अविलंब लग रहा है, 90 डिग्री पर है नहीं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ड्रा करना होगा। तो अब सोचिए, देखिए आपको लग रहा है कि ये 20 डिग्री 30 डिग्री के लगभग है, तो 30 डिग्री के लगभग है, तो अभिलंब से, ये आपका अभिलंब हो गया ना, तो इसी से इतना ही एंगल में, ये नहीं कि आप ये एंगल ड्रा कर दिया, अब ये वाला एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा हो गया, तो इसको और थोड़ा से पतला करेंगे, इसको और इधर से ऐसे। अब लग रहा है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों क्या है? अप्रोक्सीमेट सेम है कि नहीं? एकदम हमको मिलाना नहीं है, बट लग रहा है कि अप्रोक्सीमेट सेम है। तो लाइट आई, इसका परावर्तन हो गया, इस पॉइंट पे परावर्तन हो गया। दूसरा आपको यह भी बताया गया है, ये अगर कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पर लाइट जो है एकदम परपेंडिकुलर आ रही है, तो जैसे लाइट आएगी वैसे ही चली जाएगी ना, परपेंडिकुलर आएगी, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होगी, आर की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी? 0 होगी। क्यों आई और आर 0? कुछ लोग यहाँ पर 90 डिग्री मार देते हैं। 90 डिग्री क्यों होगा भाई? क्योंकि एंगल तो अभिलंब से ही हम काउंट करते हैं ना, जो आने वाली किरण है इसका एंगल हम कहाँ से काउंट करेंगे? अभिलंब से ना। किरण ही अभिलंब से आ रही है, जब किरणीय इसी पे आ रही है तो एंगल कहाँ से बनेगा? इनके बीच एंगल ही ना बनेगा। तो याद रखिएगा, कुछ लोग 90 करके आ जाते हैं, कुछ लोग 180 कर देते हैं, गलत। 0 डिग्री का एंगल। अब देखिए, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा, हम जो किरण 90 डिग्री पर जाएगी, जैसे गई वैसे ही वापस आ जाएगी, आएगी ना, जैसे गई वैसे वापस आ गई। अब रियल इमेज बनने के लिए किरणों को रियल में काटना जरूरी है। अगर 2 प्रकार का प्रतिबिंब होता है, पता है ना, कौन कौन सा? एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें क्या करती हैं? वास्तव में काटती हैं। आभासी प्रतिबिंब में काटती हुई सीन होती है, प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब में, अब जैसे ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं ना, ये रियल लाइन है। अगर आपको वर्चुअल लाइन ड्रा करना है कहीं, तो उसको डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग वो उसको मान रहे। अब आप ये बताइए कि एक लाइट रे इधर आ रही है, रियल वाली इधर आ रही है, दूसरी इधर जा रही है, पहली इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, क्या ये दोनों कहीं लग रहा है कट करेंगी? लग रहा है ये दोनों कहीं लग रहा है कट करेंगी? क्योंकि इनके बीच गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पैरेलल रहती तो भी हम लोग मान लेते कि जी चलिए भाई पैरेलल है तो इनफाइनाइट पे कट कर देंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन कहाँ पे कट करती है? इनफाइनाइट पे, अनंत पे कट करती है। लेकिन ये तो पैरेलल है ही नहीं, नॉन पैरेलल है, असमांतर है, तो इनको हम क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। बढ़ाइए पीछे। तो देखिए, मैं किरणों को पीछे बढ़ा रहा हूं, मतलब इमेजिन कर रहा हूं कि कहीं पीछे काटी हुई होंगी। देखिए, इमेजिन मैं कर रहा हूं, और यहां पर लग रहा है कि यहां पर कटा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बन जाएगा मिरर के पीछे। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से, उतनी दूरी पर ही इमेज बनेगा। लेकिन कहां पे बनेगा? मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे इमेज बनेगा। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा, उतनी दूरी पर क्या बनेगा? उसका इमेज। अगर आप ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ आएगा तो इमेज भी आएगा। हम लोग देखे भी हैं, फील भी किए हैं, है ना। तो अब पेपर में आ गया कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अच्छे से फिगर बनाइए, इसका नाम लिख दीजिए OABC, ऐसे लिख दीजिए। फिर अब कुछ वर्ड इसमें लिखिए कि OA किरण, OB किरण बिंदु B पर आपतित हुई। बिंदु B आपका क्या है? आपतन बिंदु है। और जब ये किरण इस बिंदु पर आई तो नॉर्मल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, आपतन कोण जितना हुआ, उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए चली गई। फिर दोनों किरणें असमांतर हैं, इसलिए ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे किसी बिंदु आई पर काटती।
वहां पर इस वस्तु का क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब का आपको प्रकृति लिखना होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। क्या क्या लिखेंगे भाई, आप देखे होंगे जितना बड़ा आपका साइज है उतना बड़ा ना प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के बराबर वास्तविक की आभासी, आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल आभासी बनेगा। और क्या पॉइंट्स बताइए, वस्तु के बराबर बनेगा और दर्पण के पीछे, थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और वो तो ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा और पार्श्व उल्टा बनता है इमेज। ये बात जरूर लिखिएगा, पार्श्व उल्टा बनता है। हमारा ब्रेन उसको सीधा पढ़ता है लेकिन इमेज बनता है पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब कि ABCD में B ऐसे है तो इमेज मिरर में इसका ऐसे बनने लगेगा, बनेगा ना। कुछ ABCD का पार्श्व उल्टा इमेज सेम होता है, जैसे A का इमेज A की तरह ही बनेगा, है कि नहीं। लेकिन C अगर इसी के जगह C रहेगा तो बीच में अगर मिरर लगा दिए तो C का इमेज ऐसे बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व उल्टा। जैसे एम्बुलेंस के आगे जो लिखा रहता है सब उल्टा रहता है ना, वो पार्श्व उल्टा रहता है ताकि सामने जो है उसको सही से दिखाई दे। तो आई होप मिरर का आपको कहानी समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बस अब वही गोली दर्पण पे ही जा रहे हैं। चलिए स्फेरिकल मिरर, तो गोली दर्पण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, बिल्कुल। चलिए आ जाओ बेटा, इसका करते हैं गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। बस इसके क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे थोड़ा सा रिकैप करके। एक हो गया आपका अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या, सबसे पहले बताइए इसका डिफिनीशन। तो इसको देख के ही इसका डिफिनीशन बता सकते हैं। हाँ, देखिए जिधर हम कलई नहीं कर रहे हैं, जिधर लेयर पेंट नहीं चढ़ा रहे हैं, उस साइड को हम लोग रिफ्लेक्टेड प्लेन बोलेंगे, मतलब परावर्तक तल बोलेंगे। तो इसमें परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है। इसमें परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है, उठा हुआ है ना। इसमें परावर्तक तल अंदर की ओर जैसे लग रहा है कि दबा, आप टच करोगे उसको तो जैसे लगेगा कि अंदर, जैसे ये हो गया। आप कथा कहीं होता है, चनामृत लेना होता है तो अपने हाथ को उत्तल बनाते हैं कि अवतल बनाते हैं, अवतल बनाते हैं ना। अवतल वाले पोजीशन में लेते हैं चनामृत। ये नहीं कि चनामृत लेना है तो ऐसे कर दें, दीजिए, अब ऐसे दिया तब सब गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया, अवतल। अवतल मतलब दबा हुआ, अवतल मतलब उभरा हुआ। खाना नहीं खाए हैं तो पेट कैसा है, दबा हुआ है, मतलब अवतल। और खाना खा लिए एकदम फूल गया, मतलब उत्तल। तो सिंपल सा भी परिभाषा यहीं से हो जाएगा, डेफिनेशन यहीं से हो जाएगा। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक तल क्या हो, उभरा हुआ। ये डन हो गया परिभाषा। अब इसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको लर्न रखना होगा। जैसे दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। पहला पॉइंट ये है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। इसी में इसमें भी है। दूसरी बात क्या है, दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया, अब दर्पण किसी न किसी गोले को काट के बनाया गया होगा ना। दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया गया होगा उस गोले के केंद्र को दर्पण का हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं ना। दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया गया होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, वक्रता केंद्र को सी से, ध्रुव को पी से। फिर उसके बाद आता है फोकस बिंदु। तो इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट होता है, इन दोनों के सेंटर में ही होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो समांतर आने वाली किरण, कोई भी अगर किरण है दर्पण के समांतर जा रही है तो इसी बिंदु से होकर जाती है।
तो इस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, समझ रहे हैं ना, इस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, देखिए ध्रुव से सी तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग किससे प्रस्तुत करते हैं, आर से। और ये जो फोकस होता है इसका हाफ होता है, ये प्रूफ कर चुके हैं, अच्छे से आप प्रूफ किए होंगे। इस दूरी को हम लोग एफ बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, और इन दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, यही आता है ना। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फोकस दूरी पूछ रहा है, एक बार बहुविकल्पी में बन जाता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में बन जाता है क्वेश्चन कि कोई दर्पण है, अब दर्पण में आपको बोलेगा कि अवतल है कि उत्तल है, क्योंकि साइन का इसमें बड़ा रोल होता है, प्लस माइनस जो समझ में आ गया वो कर लेगा क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए बोल दिया कि एक दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, अगर एक दर्पण बोला है, ये डिफाइन नहीं किया कौन सा दर्पण है, तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस वाला। एक दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 10, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कह देगा कि एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, -10। -10 क्यों होगी, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो होता है बेटा, अगर आपको साइन कन्वेंशन देखना है तो सेंटर पे, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया XY, सेंटर पे आपको क्या रखना है, मिरर के पोल को सेंटर पे रखना है। देखिए ये हो गया मिरर का पोल, और इसको हमने रख दिया सेंटर पर। सारा डिस्टेंस इस कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग लेते हैं। इधर का सारा डिस्टेंस किस में लेंगे, प्लस में। इस साइड का सारा डिस्टेंस किस में लेंगे, माइनस में। ऊपर का डिस्टेंस किस में लेते हैं, प्लस में, और नीचे का डिस्टेंस किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ये साइन कन्वेंशन आप ये तो पढ़े ही होंगे मैथमेटिक्स में कि x का इधर जो लेते हैं साइन वो प्लस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और एक साइड का क्या लेते हैं, माइनस। तो ये आप देख रहे हैं फोकस दूरी आर, सब कुछ यहाँ तक कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूँ तो ये भी इसी साइड है, तो सब कुछ क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव होगा ना। u भी निगेटिव होगा, f भी निगेटिव होगा, r भी निगेटिव होगा। और इमेज अब कैसे बनेगा वो अभी आगे बताने वाला हूँ। और अगर आप उत्तल दर्पण की बात करें तो फोकस दूरी तो ये हो गई, समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हुई यहाँ पर सीन होती है। समांतर जो किरण आ रही है फोकस से जाती हुई क्या होगी, सीन होगी। यहाँ पर डायरेक्ट जाएगी, फोकस से जाएगी, और वहाँ पे जाती हुई प्रतीत होगी। ये दो बात, अगर फोकस आ गया तो आप लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, क्योंकि दर्पण से जब टकराएंगे तो परावर्तन होगा ना, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। और दर्पण के ध्रुव से उस बिंदु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से उस बिंदु की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो अब आप बताइए, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स, तो इसमें फोकल लेंथ उस साइड है, इसमें फोकल लेंथ इस साइड है, तो इसमें डाटा किस में होगा, माइनस में, और इसमें किस में होगा, प्लस में। समझ रहे हैं। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। अब उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट ऑलवेज, याद रखिएगा, इट इज अ अजम्पशन, यह मान्यता है कि वस्तु को ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखा जाना चाहिए, मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाना चाहिए। समझ रहे हैं। तो मिरर के लेफ्ट साइड में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो u की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव आएगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट को आपको लेफ्ट साइड में रखना है। ये आपका हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड, उसी के अकॉर्डिंग मिरर को हम लोग जस्टिफाई करेंगे। समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम मिरर ले लिए हैं, तो मिरर ऐसे लिए हैं और हम अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लिए, तो मिरर के हम लेफ्ट साइड में हैं, राइट साइड में नहीं है, पीछे नहीं है मिरर के सामने है। समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, u की वैल्यू दोनों में क्या होगी, निगेटिव। अभी मैं u भी सबको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होता है कि किस में u होगा, किस में v होगा, किस में
एफ होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव, दिस इज मोर ब्लंडरिंग। देखिए, मिरर से इमेज, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता बेटा कि मिरर्स के अंदर इमेज कैसे बनते हैं, तो आपको 3 रूल बताया गया होगा। याद रखिए, मिरर के अंदर इमेज कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आपको 3 रूल बताया गया होगा। कौन कौन सा रूल है उसको रिकैप कर लीजिए, माइंड में अपने फिट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन आए तो बना लें। पहला रूल आपको बताया गया कि अगर कोई भी लाइट रे मीन्स प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आए, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका मुख्य अक्ष है। तो कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आए तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। और इसके बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। पहला ये बताया था। दूसरा, अगर किसी दर्पण में प्रकाश किरण C से होकर आ रही है, ये देखिए F है और ये C है और ये P है, अगर प्रकाश किरण बेटा C से होकर आ रही है, मतलब वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। दूसरा ला ये है, जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। तीसरा आपको बताया गया होगा, हालांकि होते हैं 4 बट काम चल जाएंगे इन्हीं से। तीसरा बताया गया होगा कि अगर ये हो गया आपका F, ये हो गया C, अगर प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु से आए, अगर प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु से आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीनों लॉजिक आपको आना चाहिए। एक रूल और अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं कि अगर प्रकाश किरण दर्पण के, देखिए ये अवतल दर्पण है तो सब में डायरेक्टली किरण जा रही है, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत बोलेंगे, सीन, उसमें बार बार उत्तल में सीन लगाएंगे, कन्वेक्स में बार बार क्या लगाएंगे? सीन, जाती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, इसमें डायरेक्टली जाएगी। एक ये पॉइंट आप जानते हैं, ध्रुव है, ये फोकस है, और ये क्या है बेटा? सी। तो जो किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, ध्यान से देखिएगा, अगर किरण ध्रुव पर आपतित हुई तो ये आपका क्या काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। जितना एंगल बनाई है, जैसे ये आई है तो जितना एंगल ये बनाई है उतना एंगल बना के क्या होगी? निकल लेगी, किरण चली जाएगी यहां से। आई और आर ये हो गया। तो ये वाला अगर रूल नहीं पता था तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, काम आपका इन्हीं से हो जाएगा। बट ये भी एक रूल है, याद रखिएगा, ये भी एक रूल है कि अगर प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाएगी, अगर प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बना के चली जाएगी। समझ रहे हैं? याद रखिएगा। और यहां पर भी आई और आर क्या होंगे बेटा? आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये सब में परावर्तन हो रहा है। तो ये सब कहानी अवतल की है। उत्तल की भी कहानी इसी तरह से है, बस उसमें अगर जैसे मान लीजिए हमको उत्तल का पहला वाला इमेज ड्रा करना है, अगर मान लीजिए कन्वेक्स का ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे आप? यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका C, ये हो गया F, ये हो गया P। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, इसमें फोकस से जा रही है और इसमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। बस इसमें सीम बस लगा देना है कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, है कि नहीं? कितना इजी है। अब जब आपको ये रूल अगर पता हो गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन ड्रा करने वाला आएगा आराम से कर लेंगे, एकदम इजीली कर लेंगे। जैसे देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि आपको एक इमेज ड्रा करना है, वस्तु कहां पर है, वस्तु का लोकेशन दे देगा, बोल देगा कि वस्तु C से दूर है, बोल दिया बेटा कि वस्तु क्या है? C से दूर है। दर्पण दे देगा उत्तल दर्पण, अवतल दे देगा, उत्तल दे देगा, कोई भी दे सकता है। मैं दोनों का इमेज बना दे रहा हूं आपको। उत्तल दर्पण का तो केवल एक ही कैसे बनता है?
है कि नहीं? बनने को 2 बन जाएंगे लेकिन एक ही में हो जाएगा। ये एफ है, ये सी है, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट क्या है, सी से दूर है ना, ऑब्जेक्ट सी से दूर है। तो आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो 2 लॉजिक लगाना है हमको। इसमें से 2 लॉजिक आप चुरा लीजिए। तो पहला लॉजिक हम ये चुराने जा रहे हैं, देखिएगा। पहला लॉजिक कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहाँ से गुजरेगी बेटा? फोकस से चली जाएगी। सही बात है ना? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी फोकस से चली जाएगी, पहला लॉजिक कंप्लीट। और जो किरण सी से होकर जाएगी, ये देखिए सी है, जो किरण सी से होकर जाएगी जैसे गई वैसे ही क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस पथ से गई थी उसी पथ पर, सेम पाथ, अपोजिट डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों किरणें कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगी। कट करेंगी ना? तो जहां पे कट करेंगे बेटा वहीं पे बनेगा इस ऑब्जेक्ट का क्या? इमेज बनेगा। जहां पे भी कट करेंगी इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इस तरह से इमेज बना सकते हैं। बन जाएगा? बन जाएगा। और इमेज बनाने के बाद आपको लिखना होगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति, ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, क्या नेचर है प्रतिबिंब का। तो अब पॉइंट डाल के लिखेंगे। पहला इन्वर्टेड है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर बना है ना, मतलब उल्टा बना है। पहला हो गया उल्टा बना है। देखिए पिन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पिन ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पिन नीचे की ओर हो गया है, उल्टा बन गया। दूसरा, जो रे है, जो लाइन रे है, वो रियल में कट की है कि वर्चुअली कट की है? वास्तव में कट की है ना, वास्तव में हमको दिखाई दे रहा है कि कट की है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं। और किरणों को देखना है तो हमको कोई मीडियम जैसे धुआं या आप धूप टाइप का जला के कर लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, लाइन ऐसे ही कट करती हुई आपको दिखाई देगी, वो किरणें हमको दिखाई देंगी, इसीलिए क्या है? इमेज बनेगा, वो वास्तविक होगा। और जो प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन किरणें हम नहीं देख सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। समझ रहे हैं? और ये किरणें आपको विजुअलाइज होंगी, दिखाई देंगी। तो यहां पर इमेज उल्टा बन गया और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा बन गया बेटा, स्मॉल इन साइज। तीसरा वास्तविक है, रियल इमेज है, तो लिखेंगे आप वास्तविक, रियल इमेज है। और फोर्थ क्या बन रहा है? कहां लोकेशन बताएंगे आप? सी और एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ, सी व एफ के मध्य, बिटवीन सी एंड एफ। तो कोई भी फिगर आए, अच्छे से फिगर, और याद रखिए जो भी फिगर हमको ड्रा करना है अच्छे से पेंसिल का यूज़ करके, स्केल का यूज़ करके करना है। ये नहीं कि पेन से ही ड्रा कर दें, पेंसिल और आप स्केल से बनाएंगे। किरणों को एकदम स्ट्रेट बनाएंगे, सीधा सीधा बनाएंगे। ये नहीं कि किरणें जा रही हैं तो सर समांतर ही खींचना है ना। तो लीजिए देखिए, हमारा समांतर ऐसे होता है, लहरिया के जा रहा है किरण, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। समांतर है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये पैरेलल है। किरणें हमेशा स्ट्रेट चलती हैं, सीधी सीधी नहीं, ऐसे नहीं चलती हैं घूमते हुए, डांस करते हुए। तो इस तरह से अब आपको इस वाले फिगर में कि कहीं भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बना सकते हैं इन्हीं रूल्स का यूज करके। एक इंटरेस्टिंग पूछता है आपसे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? फोकस पर हो, या फोकस और पी के क्या हो? बीच में रखी हो, तो उसका क्या बनेगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए उसको कैसे ड्रा कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को देखिए, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका, और ये भी याद रखना है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बोथ आर सेम। दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये नहीं कि फोकस पॉइंट को यहाँ पे कर दिया और सी को यहाँ पे कर दिया, डिस्टेंस बराबर ही नहीं है, तो एरर आने लगेगा। प्रयास करना है कि सेम। अब ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख दिए, देखिए ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख दिए। तो पहला वाला लगाइए, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजार दिए, पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब जो किरण सी से होकर जाएगी, अब सी से होकर जाने वाली किरण तो ये है, ये है। तो जो किरण सी से होकर जाएगी बेटा, जैसे गई वैसे ही क्या हो जाएगी? वापस। तो क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण आपस में कहीं कट करेंगी? ये समांतर है? नहीं ना है।
कट नहीं करेंगी तो हम ढूंढेंगे क्या कहीं पीछे कट कर रही हैं, तो इनको पीछे धीरे 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 बैक साइड में करते हैं, एकदम स्ट्रेट। तो बैक साइड में करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं एक जगह बनेगा। कट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पर अब इसको ये सब डॉटेड लाइन से अगर आप ड्रा कर दिए कंसंट्रेट लाइन से तो भी गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या है, ये इमेज हो गया। समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। मतलब आप देखिएगा, मैं दिखाया भी था, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, अगर आप ऐसे उसको नज़दीक लाओगे तो आपका नोज बहुत बड़ा दिखाई देगा, है ना, बड़ा मतलब इनलार्ज कर दे रहा है। तो उसी तरह दिखाई देता है जैसे मिरर में दिखाई देता है। तो मिरर में जैसे दिखाई देगा ही ना, क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, सीधा बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। जैसे हम लोग दर्पण में, समतल दर्पण में देखे थे वैसे इमेज बन रहा है। अब यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, सीधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण के केवल एक केस में आभासी प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? एक केस में आभासी बनेगा, बाकी 5 केस में रियल इमेज बनेगा, वास्तविक बनेगा। वस्तु से छोटा की जगह क्या हो जाएगा, बड़ा। वस्तु से बड़ा हो जाएगा। वास्तविक की जगह क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। आभासी हो गया बेटा। और मध्य तो लिख ही नहीं सकते, लिखेंगे दर्पण के पीछे, बैक साइड ऑन मिरर, दर्पण के पीछे, याद रखिएगा। तो बन जाएगा। इमेज में कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मिरर का फार्मूला साइन कन्वेंशन बता दिया। इस साइड का डिस्टेंस सबको क्या लेना है, माइनस में लेना है। इस साइड का डिस्टेंस सबको क्या लेना है, प्लस में लेना है। और याद रखना बेटा, जैसे ये मिरर है, ध्यान दीजिएगा, ये मिरर है तो 3 चीजें बार बार आएंगी। एक आएगा फोकस पॉइंट, सी आएगा, और कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा है, यू आएगा। तो ऑब्जेक्ट से मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इस साइड है तो क्या लिखेंगे, माइनस यू। मतलब u की वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो u इज इक्वल टू -10 लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? ओके। अगर मान लीजिए कि अब भाई मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। अब इमेज 2 टाइप का बनेगा, रियल इमेज भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। वर्चुअल बनेगा जब ऑब्जेक्ट एफ और इसके क्या हो, बीच हो। जैसे देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब रियल बनेगा, क्वेश्चन वाला ही बोल देगा कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सपोज दैट फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कर दिया। जब फोकस दूरी 20 कर दिया और बोल देगा कि वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो अब आप बताइए, फोकस दूरी 20 है, अब वस्तु को 15 पर रखा गया है, तो वस्तु इधर है कहीं ना होगा। अब बनाने वाले फिगर क्या करते हैं कि यहां से इधर कहीं बना देते हैं, हाई 20 है तो हाई यहां तक 15 कर देते हैं। ये हो सकता है, तो बनाएंगे गलत तो आंसर, अब ढूंढते हैं आंसर वह नहीं आ रहा है, कहां से आएगा, गलत किए हैं तो क्यों आएगा आंसर। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका 2 टाइप का इमेज बनेगा, रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है। तो अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के कहीं बीच, दर्पण के सामने बनेगा, है कि नहीं। आभासी, देखिए ये भी डिफरेंस है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। ये आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, अंतर है। कुछ अंतर भी अपने से अंतर क्रिएट कर सकते हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं, अपने से बना सकते हैं। अगर अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया तो, हर चैप्टर अच्छे से अगर क्लियर आ गया ना, तो आप जब पेपर देखेंगे ना, आपको मजा आए, क्या दिया है बच्चों जैसा ही, क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे कहने लगेंगे। ऐसा माइंड को बना लो, क्वेश्चन देखते क्वेश्चन में डर जाए, लेकिन आप देखते हैं क्वेश्चन हो रही है, इतना तक अइबा नहीं करेगा। तो दूसरा, पहला यू हो गया। दर्पण से सी की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, बताइए, वक्रता त्रिज्या। तो इसको हम किससे प्रस्तुत करेंगे, आर से। फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, एफ।
इसको भी किस में लेंगे माइनस, और ये इमेज बना है तो इमेज की डिस्टेंस क्या लेते हैं, भी लेते हैं, भी लेते हैं ना, इसको हम लोग भी से, और इस ये सब इसी साइड बना है, लेफ्ट साइड बना है, तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस किस में लेंगे, माइनस में। फिर उसके बाद आपको दर्पण का फार्मूला यूज करना है कि भाई 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 सॉरी प्लस 1/u, ये फार्मूला यूज कर लेना है, क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें सब कुछ साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखना होगा। आवर्धन अगर दे दिया तो आवर्धन क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आवर्धन जो होता है किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, प्रतिबिंब, अब जैसे प्रतिबिंब बड़ा भी बन रहा है छोटा भी बन रहा है, अब देख रहे हैं प्रतिबिंब बड़ा भी बन रहा था छोटा भी बन रहा था, तो प्रतिबिंब की हाइट वस्तु की हाइट, मतलब मैग्निफिकेशन क्या करता है, तुलना करता है। मैग्निफिकेशन क्या करेगा, तुलना करेगा कि इमेज जो बना है कितने गुना बड़ा बना है या फिर छोटा। अगर सवाल में आ गया 3 गुना, आधा गुना, 2 गुना, 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम्स, तो समझ जाइए कि आवर्धन दिया है। अब हमको यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि जब आवर्धन दिया है तो हम वास्तविक मान के लगाएं कि आभासी मान के लगाएं, क्योंकि आवर्धन में वास्तविक भी आ जाएगा और आभासी भी आ जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला हम बना दिए हैं, उसके लिए फार्मूला आपको बताया गया है कि m बराबर I बाई ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ये बताया था। और यहीं पे 2 कंडीशन बता दिया था कि रियल इमेज अगर रहेगा बेटा, रियल इमेज के लिए यम की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर वर्चुअल इमेज है, अगर वर्चुअल इमेज है तो यम की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे 3 गुना दिया रहेगा तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बोला रहेगा क्वेश्चन में कि 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, तो अब वास्तविक प्रतिबिंब तो यम की वैल्यू हम अपने आप यम इज इक्वल टू -3 लिखेंगे। अगर 4 गुना बोलेगा तो -4 लिखेंगे। अगर बोलेगा कि 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब तो यम की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ गए? तो याद रखिएगा इन्हीं फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इन्हीं 2 फार्मूले से मिरर का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसको नोट करना है तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं क्वेश्चन आपको अभी करा रहा हूं, या नोट कर लीजिएगा, वीडियो में तो है ही। तब तक मैं एक क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं। एक वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। नेचर ही बताना है, पोजीशन, स्थिति का मतलब बेटा पोजीशन, कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। क्वेश्चन को आज एकदम खिचड़ी बनाते हैं। चलें सॉल्व करें। नोट हो गया? -60। तो अब देखिए माइनस में हमको नहीं लिखना है। अब माइनस में आंसर आने का क्या रीज़न है वो भी मैं बता रहा हूँ। माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि दर्पण के सामने इमेज बन रहा है। सही बात है ना, दर्पण के सामने बन रहा है, इट मीन्स इट इज़ रियल इमेज। प्रकृति उसकी क्या हो जाएगी, वास्तविक। क्योंकि माइनस में आएगा तभी जब इमेज आपका लेफ्ट साइड में बने, राइट साइड में अगर बनता तो प्लस में आता है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। अभी एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन दिया हूँ, अच्छे से रीड करना है और प्रयास कीजिए इसका एक रफ फिगर बनाने का।
रफ एकदम गंदा फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। तो एक अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर तुरंत ऐसे बना दिया। देखिए हम रफ फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये नहीं कि आप एकदम एग्जैक्टली करेक्ट फिगर ड्रा करने लगे। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु कहीं भी यहां पर रख दो बेटा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना बना दो, 20 सेंटीमीटर। अब देखो वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। वस्तु की दूरी है तो हम लोग इसको u से प्रदर्शित करते हैं, तो u की वैल्यू प्लस में लिखें कि माइनस में, माइनस में, u की वैल्यू माइनस में ले लिया। अब इसके बाद और कुछ दिया है, यस, दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो f इज इक्वल टू, ये कनकेव मिरर है तो कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस की माइनस, माइनस में होता है, तो -15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, b से। याद रखिएगा u से वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, वस्तु की दूरी कहां से, मिरर से। v से क्या है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज, और f तो आप जानते हैं फोकस दूरी होता है, और फोकस दूरी अवतल अगर रहेगा तो माइनस लेंगे, उत्तल रहेगा तो प्लस लेंगे। कॉनकेव के लिए माइनस, कन्वेक्स के लिए प्लस। फोकस दूरी देखिए यहीं पे कहीं इधर कहीं होगी, उससे हमसे मतलब नहीं है, ये हो गया फोकस पॉइंट। अब इसका इमेज कहाँ बनना हमें नहीं पता, तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, u दे दिया, f दे दिया, पूछ क्या रहा है, v। फार्मूला लगाइए, आपके पास मिरर का फार्मूला है, देखिए फार्मूला हम लगा रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए वैल्यू रखिए 1/f, f की वैल्यू क्या है, -15, माइनस को ऊपर रखेंगे, 15 हो गया, इज इक्वल टू 1/v, v तो हमको चाहिए ही, v तो निकालना ही है, तो v और प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना बेटा, -20, तो यहाँ पर -20 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, या ये इस साइड आएगा तो ये माइनस है, तो माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/20 माइनस 1/15, ये 1/15 हो गया, इज इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बाई एलसीएम मेथड, जैसे भी आप करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60, ये हो गया ऊपर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/v। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, -1/60, -1/60 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से इसको अपोजिट कर दीजिए, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। लेकिन रुकिए, इसको अच्छे से चेक बॉक्स बना के आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना होगा। हाँ, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना होगा। पहले ये अपने माइंड में बनाइए कि इमेज माइनस में आया है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो माइनस में आया है। माइनस का ये मीनिंग जा रहा है बेटा कि जो इमेज बना है वो मिरर के क्या है, सामने बना है, क्योंकि सामने रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, तभी डाटा माइनस में आएगा, आएगा ना। तो इमेज मिरर के सामने बना है, तो लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये बात आप लिखेंगे, क्योंकि आंसर दूरी माइनस में थोड़ी होगी, प्लस में लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ऋण चिन्ह केवल यही प्रदर्शित कर रहा है कि जो इमेज बना है सामने बना है, और सामने बनने वाला इमेज कैसा होता है, रियल की वर्चुअल, रियल। और प्रकृति इसकी हो जाएगी बेटा, प्रकृति वास्तविक हो जाएगी। अगर कोई पूछेगा कि उल्टा बनेगा कि सीधा, तो क्या बताएंगे, उल्टा। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये देखिए 0 लेवल का क्वेश्चन था, समझ आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल हम हाई करते जा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे, धीरे 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 सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब ये नहीं बता सकते 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो देखिए सी से दूर की कहाँ बनेगा, सी, ये पूछना चाहते हैं ना। तो देखिए कैसे उसको जज करेंगे। फोकल लेंथ कितना है भैया, 15 है, तो 15 का दुगुना कितना हो गया, 30, तो सी हो गया 30, तो 30 से तो दूर है ना, है 60 न है, तो सी से दूर बनेगा। समझ गए, इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं, एक एक पॉइंट समझ सकते हैं कि कहाँ बनेगा, कैसी प्रकृति होगी। ये सब पॉइंट्स लिखने में प्रॉब्लम होता है, और जिसको एकदम कंफर्म है, अच्छे से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं और बोल दूं कि एक वस्तु
अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन, देखिए आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु का 3 गुना बड़ा, दोनों क्वेश्चन यहां पर डाल रहा हूं, आभासी और वास्तविक, 3 गुना बड़ा वास्तविक व आभासी, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए मैं दोनों क्वेश्चन यहां पे कर दिया हूं, रियल भी है और वर्चुअल भी है। रियल भी बन रहा है बेटा और वर्चुअल भी बन रहा है, मतलब और अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी, तो आंसर तो हमारा एक ही से आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन ऐसे बनाया नहीं रहेगा, क्वेश्चन मैं अपने माइंड से बना रहा हूं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दर्पण के सामने की दूरी दी है तो u की वैल्यू दिया है कि नहीं? दर्पण के सामने वस्तु की दूरी दी है ना, तो u की वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल है, 0 लेवल का चल रहा है। तो u की वैल्यू -20 ले लिए। v की वैल्यू तो पता ही नहीं है बेटा, पता है हमको? पता नहीं है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। f दर्पण की फोकस दूरी, ओहो ये भी नहीं पता है, 2 डाटा मिस। लेकिन एक चीज पता है, मैग्निफिकेशन m दिया है, और m की वैल्यू हम प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे। क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब भी है और वास्तविक प्रतिबिंब भी है। तो m की वैल्यू अगर मैं -3 ले लिया बेटा तो ये किसके लिए हो जाएगा? वास्तविक के लिए ना, है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ओके डन। तो देखिए अब इसी से हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। कैसे? देखिएगा, m इज इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं I/O। तो I/O का यूज तब करिए जब इमेज का हाइट पूछे, इमेज का पूछे, समझ रहे हैं? इमेज की लंबाई कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी होगी, तब इसका यूज करेंगे। नहीं तो m इज इक्वल टू -v/u से काम चला देंगे। m इज इक्वल टू -v/u, m की वैल्यू बोलिए क्या लिखें? -3। तो -3 देखिए हम वास्तविक प्रतिबिंब से इज इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अगर आप माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3u होगा कि नहीं? v इज इक्वल टू 3u। अरे माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई किए तो v इज इक्वल टू 3u। तो u की वैल्यू तो दिया ही है, u की वैल्यू कितना दिया है? 20। तो u की वैल्यू जब 20 दिया है बेटा माइनस में, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -60। तो देखिए अब सिंपल सवाल हो गया। आप u इज इक्वल टू -20, v इज इक्वल टू -60। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब सामने बनेगा, दर्पण के बाएं बनेगा, और डाटा किस में आना चाहिए? निगेटिव है। तो सब कुछ सही है हमारे अकॉर्डिंग। तो फोकस दूरी देखिए निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू भरिए। 1/v की वैल्यू माइनस को ऊपर लगा दिए, -60 -1/20। हालांकि प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ओवरऑल माइनस। एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा? -1 -3, तो ये हो जाएगा -4। तो 1/60 इज इक्वल टू, ये हो गया -4/60, तो वो 1/f इज इक्वल टू हो गया। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको अपोजिट करें तो f इज इक्वल टू 60/4 मतलब 15। तो f इज इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर। और अब आप बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आनी चाहिए? माइनस में आनी चाहिए ना, तो माइनस में आ रही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में आ रही है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, अब देखिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब आप पूछेंगे कि सर आभासी प्रतिबिंब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी गई है? 20, और फोकल लेंथ कितना आ गया इसका? 15। तो आभासी तब्बे न बनता जब वस्तु फोकस और P के मध्य कहीं रहे। मतलब जब वस्तु 20 सेंटीमीटर से कम, मान लीजिए 15 से कम रहता, 14 रहता, 10 रहता, 12 रहता, तो आभासी प्रतिबिंब बनता। क्या आभासी प्रतिबिंब बनेगा इससे?
नहीं बन सकता। इस मिरर से आभासी प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। मतलब आभासी वाले पे जब सॉल्व करेंगे तो एरर आने लगेगा, गलत आने लगेगा। कहिए तो करके देखें, सॉल्व करके देखें, देखिए क्या एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो यम की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे। इसको देखिए मैं इरेज करने जा रहा हूँ। यम की वैल्यू प्लस ले लिया, यहाँ पर क्या लिखूंगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब लिखूंगा। ओके डन। अब ध्यान से देखना बेटा, यम की वैल्यू फार्मूला तो वही रहेगा, यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ध्यान से देखिएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, -3u। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +60, +60 ना। b की वैल्यू माइनस में भरेंगे तो +60 हो गया। अब बताओ b की वैल्यू +60 सेंटीमीटर आ गई। चलिए निकालते हैं, देखते हैं माइनस में आता है डाटा। +60, u की वैल्यू 20 है, डन। फार्मूला में फिट कीजिए। यहाँ पे क्या लिखें, +60, यहाँ पे क्या लिखें, ये तो सही ही था। एलसीएम बताइए, 61 माइनस, देखिए एरर आ गया ना, तो कितना हो गया, -2, -2 मीन्स -30। तो एक ही, हाँ एक ही मिरर है और उसी मिरर की 2 फोकल लेंथ हो सकती है। आंसर दोनों से सेम आना चाहिए ना। तो एक मिरर की 2 फोकल लेंथ, कभी ऐसा हो सकता है, एक लड़के के 2 पापा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आभासी प्रतिबिंब अगर बनाना है, सुनिए, आभासी प्रतिबिंब अगर बनाना है तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझ गए। अगर आभासी प्रतिबिंब बनाना है, क्योंकि जब 30 सेंटीमीटर रहेगा तो एफ व पी के मध्य ऑब्जेक्ट हमारा आ जाए। ऑब्जेक्ट तो 20 अपने रखे हैं और फोकल लेंथ क्या आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया। तो इसके बीच रहेगा तो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा ना। तो अगर आभासी बनाना है तो भैया हमको ऐसा मिरर का यूज करना होगा जिसका फोकल लेंथ क्या हो, -30 सेंटीमीटर हो। और नहीं तो वास्तविक बनाना है तो कितना था, 15 था, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यस। तो ये हो गया। अब आप अपने बुक का कोई क्वेश्चन दीजिए, देखिए बुक निकालिए, बुक से भी क्वेश्चन करा दें, उसमें भी कंफ्यूजन बनता है आपको। क्वेश्चन सुनिए, मैं बोल रहा हूँ मिरर का क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन आया है 17 में आया है। अब क्वेश्चन मैं देखिए, सपोज कर लीजिए कि मैं क्लास 10th का बच्चा हूँ, पेपर मिल गया, पढ़ रहा हूँ और उसी पेपर से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन दिया है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब बताइएगा, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू क्या लिख दूं, -20 की +20, -20 क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है कि नहीं। तो r जब पता हो गया बेटा तो फोकल लेंथ तो अपने आप में निकल गया। फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, r की वैल्यू -20, तो क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये f पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन शुरू में ही पढ़ा तब तक इतना चीज़ें हमको पता चल गई। फिर बोल रहा है किसी दर्पण को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर, मतलब क्या पूछ रहा है, u पूछ रहा है, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, u। तो u की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। किसी वस्तु को इस दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए,
कि उसका 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। 2 गुना बड़ा वास्तविक, इट मीन्स यम की वैल्यू क्या दे दिया, -2। क्वेश्चन सॉल्व। यम की वैल्यू -2 दिया, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स लार्जर इमेज बनना चाहिए। और यू की वैल्यू पूछ रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना होगा। अब देखिए ये सारा डाटा दिया है, तुरंत फार्मूले बताइए यम की वैल्यू क्या होती है। यम इज इक्वल टू -b/। क्या क्वेश्चन में इमेज का पूछा था हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट पूछा था? नहीं पूछा था ना। तो जब इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट ना पूछे तो आप यम इज इक्वल टू, फार्मूला तो ये होता है I/O इज इक्वल टू -b/u, फार्मूला तो ये होता है। लेकिन जब ये पूछा ही नहीं है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम इसका यूज़ किए हैं, समझ रहे हैं। तो यम इज इक्वल टू -b/u। चलिए वैल्यू बताइए बेटा। तो यम की वैल्यू क्या रखें, -2 इज इक्वल टू -b/u। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2u। डन, चलेगा चलेगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब जो ये सब आए ना पेपर में भी ऐसे चेक बॉक्स बना के कर देना, अच्छे से अच्छा लगता है। अब आपको क्या लिखना है, मिरर का फार्मूला लिखना है। तो अब लिखेंगे ऐसे, दर्पण के सूत्र, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दोनों दर्पण के लिए कॉमन फार्मूला है, ये नहीं कि उसमें चेंज कर दें, माइनस कर देंगे तो लेंस का बन जाएगा। वैल्यू बोलिए, 1/f की वैल्यू कितना लिखें, -10 इज इक्वल टू 1/v। b इज इक्वल टू क्या है, 2u प्लस 1/u। एलसीएम ले लीजिए इसका, 2u और u का एलसीएम क्या होगा, 2u से 2u क्या हो गया, कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा, 1। u से u क्या हो गया, कैंसिल। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, नहीं इसमें कहाँ दिया है, u की वैल्यू कहाँ दिया है। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब u भी दिया ही ना हो तो आप लीजिए, ये माइनस में आएगा अपने आप। u की वैल्यू देखिएगा माइनस में आएगी, अगर u की वैल्यू प्लस में आएगी तो फिर रॉन्ग है। u की वैल्यू अपने आप माइनस में आएगी, देखिएगा। अगर क्वेश्चन में u v की वैल्यू नहीं दी है तो आप उसको प्लस माइनस में मत लिखिए, आप उसको एज इट इज लिखिए, पॉजिटिव मान के लगाइए, वो अपने आप माइनस में आ जाएंगे। u की भी वैल्यू माइनस में आनी चाहिए और v की भी वैल्यू किस में आनी चाहिए, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रियल इमेज है। रियल इमेज में दोनों वैल्यू क्या आता है, माइनस में। तो देखिएगा 1/ माइनस को ऊपर कर दिया, -10 इज इक्वल टू, सॉल्व कर दो बेटा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -2u इज इक्वल टू ये 3 10 जा 30। तो देखिए ना आ गया ना, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। देखो आ गया, u की वैल्यू -15। अब u की वैल्यू -15 है तो v की वैल्यू जब पुट करोगे तो -30 आ ही ना जाएगा। तो अब आप ऐसे लिखोगे कि अतः वस्तु को दर्पण के सामने अतः वस्तु को दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। समझ गए, वस्तु को दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। इस तरह से देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट हो गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन, एकाक वस्तु की लंबाई, इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप सुनिए, और क्वेश्चन जैसे जैसे जो जो दिया मैं नोट करता चलूँगा। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, क्या दे दिया, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो ये क्या दिया है भाई, u की वैल्यू कितना दे दिया, -25 सेंटीमीटर, ये u की वैल्यू। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ओके इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ओहो हो, प्रतिबिंब की लंबाई बोले तो आई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। देखिए ऑब्जेक्ट की लंबाई बेटा x है तो प्रतिबिंब कितना हो गया, x/2 है कि नहीं। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या है, आधी है, हाफ है। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे मैं ले लिया। ये मैंने मान लिया कि माना ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है x, तो इमेज का लेंथ कितना हो जाएगा, x/2। सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। f = क्या होगा, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब आप ये बताइए, आवर्धन का फार्मूला आपको बताया था, m = I/O = -V/u। चलिए वैल्यू भरते हैं बेटा। u की वैल्यू कितना दिया है, u की वैल्यू -25। i की वैल्यू कितना दिया है, i की वैल्यू है बेटा x/2 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितना है x, तो x कर दिया, ठीक है। और -v, u की वैल्यू कितना है बेटा -25, तो -25 कर दिया। अब देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2v = कितना हो जाएगा 25, तो v = कितना हो गया 25/2। देखिए v की वैल्यू पता चल गई, तो v की वैल्यू पता चल गई, u की वैल्यू पता चल गई, तो क्या फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगा। फार्मूला कौन सा है आपके पास, फोकल लेंथ 1/f = 1/v + 1/u। चलिए वैल्यू बोलिए, 1/v, v की वैल्यू कितनी है 25/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला गया ऊपर, प्लस 1/u, u 25 -25 प्लस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस, तो 2/25 - 1/25, आंसर क्या आ जाएगा 25। एलसीएम 2 - 1 ओवरऑल, ये 1/25 हो गया, 1/25 क्या, जब x/2 और x था तो x का मल्टीप्लाई 2 में किए हैं, तो उसमें जब 1/25/2 है तो 2 ऊपर ले रहे हैं। देखिए आपको इसमें कंफ्यूजन हो गया, ये कैसे लिखा हूँ, देखिए देखो 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 बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन इनको। I/O, I की वैल्यू क्या है बेटा बताइए, x/2 है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, x है, तो होल अपान x कर दिया, x/1 कर सकते हैं। अब ये अपान के नीचे अपान है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, इसको लिखते हैं ना x/2, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो ये हो ही ना गया x/2x, x। हाँ फिर अब इसको भी कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपका है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1/v, तो 1/v की वैल्यू कितना है, देखिए v बोलिए, v की वैल्यू 20/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर ना बेटा, ये रूल नहीं पढ़े हो, a होल अपान b/c रहता है तो c चला जाता है ऊपर, है कि नहीं, तो ये 2 चला गया ऊपर, 2/25, तो 1/25, तो f = कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये रॉन्ग है, निगेटिव में आना चाहिए ना, तो कहीं मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए मेरा, ये कहाँ मिस्टेक है, नहीं मिस्टेक तो होगा कहीं ना कहीं। u की वैल्यू -25 है, m = I/O, ये भी सही है, x 2x, v की वैल्यू u की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ एरर है, यम की वैल्यू मैग्नीफिकेशन माइनस में होता है ना, मैग्नीफिकेशन माइनस में होगा, रियल इमेज बना है ना, तो भी की वैल्यू भी निगेटिव आनी चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो भी की वैल्यू निगेटिव नहीं आ रही है। ये जो भी की वैल्यू आई है बेटा, और रियल इमेज के लिए भी की वैल्यू हमको किस में लेना चाहिए था, निगेटिव में लेना चाहिए था, माइनस में लेना चाहिए था। इन्होंने क्या दिया है,
इनका भी आंसर 25 सेंटीमीटर ही आया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन में है, सही तो है। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन में एक उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण की तो फोकल लेंथ आनी ही चाहिए प्लस में। मैं सोचा एक अवतल दर्पण दिया है, एक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकल लेंथ प्लस में आनी ही चाहिए। अगर अवतल दर्पण रहता तो भी की वैल्यू किस में आनी चाहिए? माइनस में आनी चाहिए। अगर अवतल दर्पण रहता तो उत्तल दर्पण है तो उसके लिए एकदम बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है, कौन बताएगा? क्योंकि दर्पण का ध्रुव दाईं ओर होता है। दर्पण का ध्रुव फोकस दूरी वक्रता केंद्र, ध्रुव से अगर हम देखें वक्रता केंद्र और फोकल पॉइंट दोनों क्या होता है? दाईं ओर, राइट साइड। तो राइट साइड का सारा डिस्टेंस किस में लेंगे? प्लस में, और बाकी माइनस। तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये मैं हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, बट अगर बन जा रहा है तो बहुत। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सुनिए अच्छे से। और यहाँ पर देखिए एक एरर ये था कि अवतल दर्पण दिया था तो हम उत्तल दर्पण दिया था तो हम अवतल बनाए थे। आपको यहाँ पर फिगर ऐसे बनाना है, ठीक है ना? फिगर ऐसे बना के तब u इज इक्वल टू -25 लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैं सोचा अवतल दर्पण है, मैं उत्तल दर्पण दिया था, क्वेश्चन में उत्तल दर्पण दिया है। तो फिगर बना लीजिएगा एकदम सही। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एक अवतल दर्पण, देखिए इसमें अवतल दर्पण बोल दिया, अवतल दर्पण बोला है तो अवतल दर्पण ऐसे बनेगा, बनेगा ना? उसमें अपोजिट बना दिया था इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। एक अवतल दर्पण बना दिया, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, बता दीजिए क्या दिया है? r इज इक्वल टू -40 की +40? -40। तो r पता चल गया तो f बराबर बताइए -20 सेंटीमीटर। ये क्विक होना चाहिए, फास्टली। r दे दिया, f निकाल दिया। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु हो, वस्तु की लंबाई दे दिया, मतलब ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है भैया, तो u की वैल्यू क्या हो गया? -30 सेंटीमीटर। देखिए u भी दे दिया -30 सेंटीमीटर, f भी दिया है, सब तो दे ही दिया। पूछा तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रतिबिंब की लंबाई, ओके, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति बोले बेटा तो v की वैल्यू क्या होगा, और प्रतिबिंब की लंबाई मीन्स i की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम लोग एकदम आराम से इसको बना लेंगे। आपको u दिया है, f दिया है, तो v नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे ना। दर्पण का फार्मूला आप पता है, चलिए वैल्यू भरिए। 1/f की वैल्यू बोलिए -20, माइनस को ऊपर रख दिया, 20 रख दिया। 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा अपने आप। u की वैल्यू -30 तो 30 लिख दिया। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसको इस साइड लाओ बेटा, इस साइड लाओ, तो 1/30 माइनस हो गया प्लस, इधर है -1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब बताइए इसको सॉल्व करके, इसका एलसीएम लिया 60, -2 -3 सॉरी +2 -3 इज इक्वल टू 1/v। तो ये हो गया -1/60 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। याद रखिए v की वैल्यू माइनस में आ गई, इट मीन्स इमेज कैसा है? रियल है। रियल होगा ना, v की वैल्यू किस में आई है? माइनस में आई है, इट मीन्स इमेज रियल होगा। अब आपको u दिया है, v दिया है, o दिया है, तो i क्यों नहीं निकल सकता? ये फार्मूला आप लिखेंगे कि हम जानते हैं। कौन सा फार्मूला जानते हैं सर? कि I/O इज इक्वल टू -v/u, है कि नहीं? सारा फार्मूला जानते हैं। चलिए वैल्यू भर दीजिए, आंसर ना आए तो बताइए। गुड। I की वैल्यू कितना है बेटा? I तो निकालना ही है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। v की वैल्यू बोलिए -60 सेंटीमीटर। I की वैल्यू बोलिए -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू, u की -30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो देखो ओवरऑल ई कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखना है।
I/4 इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो I इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। लेकिन रुको बेटा, माइनस साइन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज बनेगा ना वो नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि ऊपर का डाटा प्लस में लेते हैं और नीचे का डाटा किस में लेते हैं, माइनस। लेकिन आप माइनस लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। और प्रकृति कैसा होगा प्रतिबिंब का, प्रकृति बताइए, वास्तविक होगा। उल्टा बनेगा कि सीधा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से 2 गुना, क्योंकि I/O की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो 2 गुना बनेगा। याद रखिएगा, सिंपल है। तो माइंड को हमको ऐसा सेट करना है कि क्वेश्चन कैसा भी आए, कितना ही हार्ड क्वेश्चन मिरर का आए, बना लेंगे। और उसमें क्या करेगा, U दिया रहेगा, V दिया रहेगा, कभी बहुत बस यही कन्फ्यूजन होता है आवर्धन वाले में और प्लस माइनस में कन्फ्यूजन। अगर U V नहीं दिया है तो कुछ भी मत मानिए, उसको डायरेक्ट लगाइए, अपने आप वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसको कुछ मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मानने पर आप कन्फ्यूज जाएंगे कि इसको प्लस में रखें कि इसको माइनस में रखें, क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा। आप डायरेक्टली सॉल्व करिए, नो इशू, 100% सही है। उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा। अब एक दिन में पूरा, जैसे मिरर आपका कंप्लीट हो गया, उसी तरह एक दिन में हम लोग अपवर्तन को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसमें सारा लेंस आ जाएगा, अपवर्तन सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ओके, बस करें, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।